सो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। और आज हम करने वाले हैं बच्चों मैग्नेटिज्म का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिज्म पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने सोलिनॉइड एज अ बार मैग्नेट, राइट, और मैग्नेटिज्म ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोर्स मैग्नेटॉन भी कहते हैं, कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या एनालॉग बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया था। तो कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, फॉर्मूला हमने देख लिया, और क्लास 12 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अभी एक और चीज़ करनी है, दो चीज़ें करनी है। कुछ जनरल पैरामीटर्स पढ़ने हैं और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़नी है। अर्थ मैग्नेटिज्म, हिस्टेरिसिस, ये दो चीज़ें सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन फिर भी हम उसको वी विल डिस्कस सम वॉट, राइट, और वी विल डिस्कस ब्रीफली आफ्टर व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द IIT JEE और नीट, राइट। उस समय हम उसको और ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म और हिस्टेरिसिस। बाकी जो हमारे सिलेबस में है सम जनरल पैरामीटर्स एंड टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, वो हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सम जनरल पैरामीटर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इसको हम H से डिनोट करते हैं, H से, राइट, और इसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट। सो सपोज ये हमने सोलिनॉइड लिया है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड से जो निकलती है किसी भी मैटर को मैग्नेटाइज करने के लिए, तो ये डिपेंड करेगी करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पे। मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा है ये सोलिनॉइड, इस मैग्नेटिक फील्ड से हम दूसरे मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी I और N पे। तो कंबाइंडली इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं टोटल का ले रहा हूं तो H इज इक्वल टू NI। अगर मैं स्मॉल पार्ट ले रहा हूं, सपोज मैंने स्मॉल पार्ट लिया है जिसमें स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो H इज इक्वल टू NI। इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर इनवर्स। एम्पियर मीटर इनवर्स, क्योंकि करंट की एम्पियर और n की मीटर इनवर्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर मतलब मीटर इनवर्स। सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ओके। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या चीज है? सपोज हमने इस मैग्नेटिक फील्ड पे एक मटेरियल रखा जिसे हमने मैग्नेटाइज करना है, मतलब मैग्नेट बनाना है। तो हम जैसे ही उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, धीरे धीरे जो मटेरियल के अंदर के डायपोल मोमेंट है वो इंड्यूस होते जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइज हो रहा है ये वाला मटेरियल, राइट। तो डायपोल मोमेंट क्या होते जाते हैं? इंड्यूस होते जाते हैं। इंडक्शन, डायपोल मोमेंट इंड्यूस होना मतलब मैग्नेट बनना। तो डायपोल मोमेंट जितने ज़्यादा इंड्यूस होंगे इस यूनिट वॉल्यूम की, उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इतनी ही ज़्यादा होगी। सॉरी, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है, मैग्नेटाइजेशन, राइट। कितना फास्ट ये मैग्नेटाइज हो रहा है
कितना फास्ट ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो डिपेंड किस पे करेगा, इस यूनिट वॉल्यूम में जितना फास्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होंगे उतना ही ज़्यादा ये मैग्नेटाइज होगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय आई, इट इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा उतना ही फास्ट ये मैग्नेटाइज होगा, उसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी। m है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड v है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, राइट। और इसकी यूनिट क्या होगी, सो इस मैग्नेटिक मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल, सो एम्पियर मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट भी एम्पियर मीटर इनवर्स है और इसकी यूनिट भी क्या है, एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, फाइन। नेक्स्ट, अब थर्ड पार्ट है कि इस मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रियलिटी में वो डिपेंड करेगी किस पे, एच पे। क्योंकि ये कितना फास्ट मैग्नेटाइज हो रहा है ये डिपेंड करेगा एनआई पे। एनआई मतलब कितना ज़्यादा हम फील्ड दे रहे हैं, क्योंकि फील्ड अल्टीमेटली कौन दे रहा है, एनआई दे रहा है। तो जितना ज़्यादा फास्ट एच की वैल्यू होगी इतना ही ज़्यादा ये फास्ट मैग्नेटाइज होगा। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके प्रोपोर्शनल है, एनआई या फिर एच के, है ना। इसका मैग्नेटाइज होना इस मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड एनआई से प्रोड्यूस हो रही है। तो अल्टीमेटली कितना फास्ट ये मैग्नेटाइज होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करेगी, एनआई पे। सो I इज इक्वल टू, एक यहाँ पर हमने कांस्टेंट यूज किया है, इस कांस्टेंट का नाम है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने की एबिलिटी है कि कोई भी मटेरियल अपने खुद के अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास होने के लिए कैपेबल है, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू I बाई H. It is defined as the ratio of intensity of magnetization to the magnetizing field intensity. इसमें फर्क है, intensity of magnetizing field, intensity of magnetization, ठीक है। फोर्थ, और एक्चुअल में रिलेशन बिटवीन B एंड H, और एक्चुअल में B इज प्रोपोर्शनल टू H, क्योंकि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये H पर डिपेंड कर रही है, Ni पर। तो B इज इक्वल टू म्यू H, ये है रिलेशन बिटवीन B एंड H। यहाँ पर भी हमने एक कांस्टेंट यूज किया है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और फिर नेक्स्ट फिफ्थ है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, राइट। ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द टोटल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे यहाँ पर भी हम लेते हैं दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी कब लेंगे, जब हमने एक मटेरियल इंसर्ट किया है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कब लेंगे, जब हमारे पास एयर कोर सॉलिनॉइड है, राइट। फिर है ओके, तो इतनी चीज़ें, अभी हमें एक दो चीज़ें और डिस्कस करनी, जस्ट नोट इट डाउन।
और टेक स्क्रीनशॉट. फाइन. नेक्स्ट, सपोज हमने एक मटेरियल ले लिया और इसके अंदर हमने एक रखा हुआ है कोर, आयरन कोर, राइट. सो इसकी जो वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम. बी नॉट प्लस बी एम, राइट. सो बी नॉट की वैल्यू क्या होगी? न्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड. बट मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, बी नॉट मतलब सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, बी एम मतलब मटेरियल भी तो मैग्नेटाइज हो जाएगा ना. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मटेरियल रखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो मटेरियल भी एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा. तो उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड है बी एम और सोलिनॉइड की है बी नॉट. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो दो मैग्नेटिक फील्ड से बनकर बनी हुई है, मिलकर बनी हुई है, बी नॉट और बी एम. बी नॉट की वैल्यू तो हमने लिख ली, बी एम की वैल्यू होती है न्यू नॉट एन आई एम, और इस आई एम को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट. मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट. अब आप बोलोगे सर मटेरियल के अंदर करंट कैसा? मटेरियल के अंदर करंट नहीं होता, बट एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड तो करंट प्रोड्यूस करता है. तो हमने माना हुआ है कि ये मटेरियल आई एम करंट जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये मटेरियल उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जितना कि एक आई एम करंट प्रोड्यूस करता, एक छोटे से करंट प्रोड्यूस करता. उसका नाम रखा मैग्नेटाइजिंग करंट. ओके. तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई प्लस आई एम. इसका मतलब अगर हम मटेरियल नहीं रखते तो हमें आई एम करंट इंक्रीज करना पड़ता है इस सोलिनॉइड पे टू मेंटेन द सेम मैग्नेटिक फील्ड एज प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल. ठीक है. फिर है नेक्स्ट, अगेन B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम. बी नॉट डिपेंड करेगा किस पे? बी नॉट प्रोपोर्शनल टू H, तो बी नॉट इज इक्वल टू न्यू नॉट H. बी एम इज इक्वल टू बी एम प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बच्चों? M के. और बी एम इज प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू बी एम इज प्रोपोर्शनल टू I मैग्नेटाइजेशन एंड इज इक्वल टू न्यू नॉट I. ओके. बी नॉट प्रोपोर्शनल टू H और उसे हमने लिखा बी नॉट इज इक्वल टू न्यू नॉट H, क्योंकि विदाउट मटेरियल न्यू नॉट लेते हैं. और बी एम प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन, जितना ज्यादा इसमें आई इंड्यूस होगा, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी होगी, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी. इसका मतलब बी एम इज प्रोपोर्शनल टू आई, बी एम इज इक्वल टू न्यू नॉट आई. तो यहां पर पुट कर देते हैं न्यू नॉट कॉमन H प्लस आई. B इज इक्वल टू न्यू नॉट H प्लस, और I की वैल्यू क्या है? फ्रॉम 1 काई H, तो काई H फ्रॉम 1. तो B इज इक्वल टू न्यू नॉट H कॉमन 1 प्लस काई, और B की वैल्यू क्या होती है? फ्रॉम
फ्रॉम टू न्यू एच इज इक्वल टू न्यू नॉट एच 1 प्लस काई, और न्यू की वैल्यू क्या होती है? फ्रॉम थ्री न्यू की वैल्यू होती है न्यू नॉट इंटू न्यू आर इंटू एच इज इक्वल टू न्यू नॉट एच 1 प्लस काई। न्यू नॉट कैंसिल, एच कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई न्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन। ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच में ये रिलेशन है न्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ओके, ध्यान से देखो। फाइन। सो ये कुछ जनरल पैरामीटर्स है जो हमें काम में आने वाले हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। जब मटेरियल होता है तो क्या लेते हैं? विदाउट मटेरियल सॉलिनॉइड है उस वक्त क्या लेते हैं? ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी कब लेते हैं? फॉर्मूला क्या है? बी और एच में रिलेशन क्या है? बी और एच में रिलेशन जब केवल हमने सॉलिनॉइड लिया है, और बी और एच में रिलेशन जब हमने सॉलिनॉइड विथ कोर लिया है, क्योंकि कोर में तो टोटल होगा, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और न्यूमेरिकल में जो गिवन डेटा होगा वो यूनिट के बेसिस पे आप पहचान पाओगे, या वर्ड के बेसिस पे व्हाट इज गिवन एक्चुअली इन द क्वेश्चन। तो अभी हम इसके 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं किस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, राइट? ओके, सो सबसे पहला है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। A magnetizing field of 1500 ampere per meter produces a magnetic flux of 2.4 into 10 to the power 5 minus 5 Weber in a bar of iron, of cross section 0.5 centimeter square. Calculate permeability and susceptibility of the iron bar used. Okay. So let's do the question. सबसे पहले गिवन क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इतना एम्पियर पर मीटर। अब रियलिटी में ये किसकी वैल्यू है? H की वैल्यू गिवन है, क्योंकि I की वैल्यू, I को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। I को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बट H को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट?
So what is given value of H? 1500 ampere per meter. Produces a magnetic flux इतना Weber in a bar of iron of cross section इतना. So magnetic flux की वैल्यू दी हुई है 2.4 into 10 to the power minus 5 Weber, और एरिया दे रखी है उस बार की 0.5 into 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर, और हमें बतानी है परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी. तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले. फाई इज इक्वल टू बी ए, बी इज इक्वल टू फाई बाई ए. फाई है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई एरिया है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.48 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड. अब हमें बतानी है परमेबिलिटी. तो एक रिलेशन हमें पता है, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच. म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच. बी है 0.48 डिवाइडेड बाई एच है 1500 इंटू 10 टू द 1500, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग इतनी 10 टू द पावर माइनस 4. ठीक है, दिस कम्स टू बी 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स. एम्पियर इनवर्स म्यू की यूनिट है ये. ओके, नेक्स्ट यही से आ गई यूनिट. बी से टेस्ला, एच से एम्पियर मीटर इनवर्स, तो नीचे है तो ऊपर आएगा तो मीटर एम्पियर इनवर्स. ठीक है, सो न्यू की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें न्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्यू आर. तो न्यू आर क्या होता है? न्यू आर इज इक्वल टू न्यू बाई न्यू नॉट. न्यू आर इज इक्वल टू न्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और न्यू आर की वैल्यू है, न्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. तो ये सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 254.77. 254.77 ये आ गई हमारी न्यू आर की वैल्यू. न्यू आर की वैल्यू आ गई. और अब हमें चाहिए काई. काई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? तो न्यू आर और काई में रिलेशन है. न्यू आर इज इक्वल टू काई प्लस 1, काई इज इक्वल टू न्यू आर माइनस 1. काई इज इक्वल टू न्यू आर इज 254.77 माइनस 1, तो 253.77 आंसर. ये आ गई ससेप्टिबिलिटी की यूनिट, राइट, सॉरी वैल्यू. सो ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज अवर आंसर. दिस इज अवर आंसर, राइट. Okay, so hope it is clear to you. Just note it down, then we will do next question. Okay. नेक्स्ट है a solenoid of 500 tons per meter is carrying a current of 3 ampere. Current of 3 ampere. Its core is made up of iron. Its core is made up of iron which has relative permeability, which has relative permeability
of 5000 determine the magnitude of the magnetic intensity, magnetization और थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर। ओके फाइन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। अ सोलिनॉइड हैज इतना टन्स पर मीटर, इसका मतलब स्मॉल n की वैल्यू है 500 टन्स पर मीटर। इज इट कैरिंग अ करंट, I की वैल्यू है 3 एम्पियर। एक सोलिनॉइड है। इट्स कोर इज मेड अप ऑफ आयरन, इसके पास एक कोर भी है जो आयरन से बना हुआ है। उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है 5000 और डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H, फर्स्ट H, सेकेंड मैग्नेटाइजेशन मीन्स व्हाट, I, थर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, तो थर्ड है B, क्योंकि B है ना नेट, B इज इक्वल टू न्यू H या फिर न्यू नॉट NI प्लस IM, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट है H इज इक्वल टू NI 500 इंटू 3 1500 एम्पियर मीटर इनवर्स। सेकेंड है I, सो I की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, I इज इक्वल टू होता है काई इंटू H और काई इज इक्वल टू न्यू आर माइनस 1। सो न्यू आर की वैल्यू है 5000 माइनस 1, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली ले लेता हूँ 5000 ही, हालांकि ये होगा 4999 बट इट इज इक्वल टू 5000 ओनली बिकॉज कोई खास डिफरेंस नहीं है। सो व्हाट इज I इज इक्वल टू 5000 इंटू 1500, so I is equal to 75 या 7.5 इंटू 10 to the power 6, आंसर एम्पियर मीटर इनवर्स। I की यूनिट भी एम्पियर मीटर इनवर्स होती है। थर्ड है B, तो B इज इक्वल टू म्यू H, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू H, B इज इक्वल टू म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, म्यू आर इज वॉट 5000, H इज वॉट 1500, तो B इज इक्वल टू 1500। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इट अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 9.4 टेस्ला, 9.3 पाई आ रहा है, 3 पाई विच इज 9.4 टेस्ला। सो दिस इज आवर आंसर, sorry, this magnetic intensity, magnetizing field या magnetization, magnetic field inside core. So I hope this is clear to you. Okay. So इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें किए जा सकते हैं। सो फाइन। नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अर्थ मैग्नेटिज्म हम इसके बात करेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा टॉपिक है। लेटेस्ट सिलेबस, एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ NCERT CBSE, इट इज़ नॉट इन द सिलेबस, सो वो हम इसके बात करेंगे। पहले हम करते हैं
टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो आप सबको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जिन पर मैग्नेट का इफेक्ट होता है। ईदर इट विल अट्रैक्ट बाय मैग्नेट और दे विल रिपेल बाय मैग्नेट, राइट। सो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेट रिपेल करता है, उन्हें हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक का उल्टा। और जिन्हें मैग्नेटिज्म अट्रैक्ट करता है उसे हम कहते हैं जिन मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है उन्हें हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। और जिन मैग्नेटिक मटेरियल को बहुत फास्ट अट्रैक्ट करता है उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। तो ये थोड़ा सा हम कंपैरिजन देखेंगे। और जनरली या इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है डायामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है बच्चों, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो डायामैग्नेटिक मटेरियल अंदर अपने क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस करता है। क्योंकि हर मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर भी मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होता है। बट ये मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस करता है अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड गिवन, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड गिवन, and it tends to and it has when diamagnetic material placed in magnetic field magnetism induced in it opposite to given magnetic field, so it moves from a stronger part of magnetic field to weaker region, right। तो ये स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट पे मूव करता है। तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। stronger to weaker part of magnetic field, this is diamagnetic। इसके और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मटेरियल रख दूं इस तरीके से, मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये जो मटेरियल है ये खुद को विकर पार्ट पे मूव करेंगे। इसका मतलब यहाँ से ये हटकर बीच में आने की कोशिश करेंगे तो ये इसका शेप चेंज ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इस साइड वाले मटेरियल अंदर आ गए, बीच में विकर पार्ट ये है, ये स्ट्रॉन्गर पार्ट है, तो ये जो हाइट है इसकी बढ़ गई। थर्ड है, अगर मैं एक लिक्विड ले लूं, ऐसा मटेरियल ले लूं, लिक्विड मैग्नेटिक मटेरियल, और इस पे अगर मैं एक मटेरियल रखूं, लिक्विड मटेरियल ट्यूब पे, तो यहाँ से ये जो मटेरियल है ये नीचे जाने की कोशिश करेंगे स्ट्रॉन्गर पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब स्ट्रॉन्गर से वीकर जाने की कोशिश करेंगी। इट मीन्स
लेवल विल डाउन, लेवल विल डाउन, स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट मूव करेंगे। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। और अगर मैं एक मैग्नेटिज्म के बीच में रख दूं इस तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये अपने आप को इस तरीके से कुछ अलाइन कर लेगा। इट विल अपोज द मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं डायामैग्नेटिज्म के, जो प्रोड्यूस तो करता है मैग्नेटिज्म या इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, बट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द सिनेरियो इन द केस ऑफ डायामैग्नेटिज्म, राइट, डाया। और इसमें कुछ डेटा भी है वो, और कुछ एग्जाम्पल है वो हम लिख लेते हैं। सम एग्जाम्पल इज देयर, लेट मी फिल द इंक फर्स्ट। Okay, fine. So एग्जाम्पल है इसके, कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, H2O, NaCl एक्सेट्रा। और इसमें ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है, ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से बड़ी एंड लेस देन ज़ीरो एंड रिलेटिव permeability. I think this marker is not. Fine. सो रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, ऑब्वियसली काई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, न्यू आर -1, तो माइनस यहाँ जाकर +1 और यहाँ जाकर 1, तो इट इज 0 से ग्रेटर देन 0, न्यू आर लेस देन 1, पॉजिटिव, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल नंबर एंड नेगेटिव। फिर है नेक्स्ट, न्यू इज ग्रेटर देन, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पे डिपेंड करती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है डायामैग्नेटिज्म। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डायामैग्नेटिज्म, राइट। दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट, वो मैंने पहले ही बताया था, दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, ओके। सो ये इसकी डिटेलिंग है डायामैग्नेटिज्म की। ध्यान से देखें इसे। ध्यान से देखें और लिखें।
ओके, फिर है पैरामैग्नेटिज्म। सो मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन ऐसी चेंज करूंगा, पैरामैग्नेटिज्म भी इसी तरीके से, बट पैरामैग्नेटिज्म में क्या है, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट टू गिवन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो अपने अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ इस तरीके से ये करता है, राइट, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल is placed in magnetic field, magnetism induced in it magnetism produced to it in the direction of magnetizing field in it in the direction of given magnetic field. So it moves from weaker part to stronger part, weaker to stronger, ये weak से stronger region पर move करता है। तो इसका मतलब अगर हम डायामैग्नेटिज्म को रख दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद से पास होने देगा। सो दिस इज द डायामैग्नेटिज्म, सॉरी पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें, एक मैं मटेरियल ले लूं और यहाँ पर रख दूं मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो बीच वाले जो मटेरियल हैं वो इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर है स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है वीकर क्योंकि मैग्नेट के पास स्ट्रॉन्गर, तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेस मटेरियल आ जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे मटेरियल। और अगर मैं लिक्विड फॉर्म ले लूँ तो लिक्विड फॉर्म में ये क्या होगा, अगर मैं इस तरीके से मैंने लेवल लिया हुआ है तो ये सारे जो लिक्विड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये वीक पार्ट से स्ट्रॉन्ग पार्ट, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग रीजन और ये है वीक रीजन, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट पे जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब लेवल राइज अप, ये ऊपर जाएगा और यहाँ से डाउन होगा ऑब्वियसली। और ये इसकी अगर हम बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, राइट। दे आर अट्रैक्ट बाई, और कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी लिखते हैं, दे आर अट्रैक्ट बाई मैग्नेट्स, राइट। सॉलिड लिक्विड गैस में ये भी अवेलेबल है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं आल्निको, एल्यूमिनियम निकल, कैल्शियम, सॉरी एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, CuCl2 एक्सेट्रा, ठीक है। और काई की वैल्यू इसमें होती है ग्रेटर देन 0, लेस देन अ स्मॉल नंबर, मीन्स स्मॉल एंड पॉजिटिव, एप्सिलॉन इज स्मॉल नंबर, ठीक है, स्मॉल नंबर। तो बहुत बड़ी नहीं होती काई की वैल्यू, बट 0 से बड़ी और एक छोटा नंबर होती है। तो मैंने एप्सिलॉन नॉट को एक स्मॉल नंबर लिया है, मतलब वो एक स्मॉल नंबर से छोटी होगी, एक उसका लिमिट होगा। ऐसा नहीं कि 500, 100 ऐसी वैल्यू नहीं होती, एक स्मॉल नंबर से छोटी होती है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, वेयर एप्सिलॉन इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इट कैन बी 0.9, इट कैन बी 0.8 एक्सेट्रा। और जो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है वो है ग्रेटर देन 1,
1, greater than 1, right, but less than a small number, और nu is greater than nu naught, और इसकी जो डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, इसका मतलब अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल की, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी और वो धीरे धीरे डायामैग्नेटिक बन जाएगा, राइट। तो अगर हम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हीटअप करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होने लगेगी। फाइन, सो आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अब हम पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। हालांकि मैंने आपको बताया है फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। ये ग्राफ है एक्स और टी के बीच में, एक्स एंड टी, राइट। सो जो पैरामैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिज्म एक ही है, बट फेरोमैग्नेटिज्म में बहुत हाईली मैग्नेटाइज होती है मटेरियल, तो वो हम ट्रांसफार्मर ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें हाईली स्विचिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करनी होती है, राइट। सो फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म जनरली सॉलिड स्टेट्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, जनरली, इन जनरल। कोई अगर स्पेसिफिक केस ना हो और ज़रूरत हमें ना हो तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म का मैं आपको थोड़ा सा डोमेन समझा देता हूँ। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है और डोमेन क्या चीज़ है। दे आर strongly attracted by magnets। सेकेंड है acquire magnetization acquire in the direction of magnetic field, in direction of magnetizing field। थर्ड है chi m is very very greater than 1, that is 1000 1 से वेरी वेरी ग्रेटर होता है, ऐसे वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो ये लगभग chi m ऐसे 1000 2000 इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। न्यू आर इज ऑल्सो वेरी 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 ग्रेटर देन 1, तो न्यू आर की वैल्यू भी 1000 लगभग होती है। न्यू इज वेरी 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 ग्रेटर देन न्यू नॉट, और chi m इज प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस TC, ठीक है ना। TC है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, और पैरा की करेंगे तो वो डाया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली सॉलिड स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली एग्जिस्ट इन सॉलिड इट्स स्टेट्स। एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड, alnico is alloy of aluminum, nickel, cobalt and copper. So alnico is a material which is an alloy of aluminum, nickel, cobalt and copper, right? Fine. So
थोड़ा सा इसके हम डोमेन के बारे में समझ लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जनरली क्या होता है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ इस तरीके से होता है। मतलब अलाइन तो होते हैं ये, बट एक डोमेन में अलाइन होते हैं, राइट। ये एक डोमेन में अलाइन होते हैं। ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू। देखो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, अगर हम जूम करके देखें, जैसे डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है, जो सारे जो मटेरियल हैं, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली अलाइन होते हैं। किसमें? पैरामैग्नेटिज्म। और डायामैग्नेटिज्म में भी यही होता है, सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली अलाइन होते हैं। मतलब इनके जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो रैंडमली अलाइन होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। और जैसे ही हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो डायामैग्नेटिज्म है वो अपने मॉलिक्यूल को अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करता है, डायामैग्नेटिज्म। और जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद के मॉलिक्यूल को इंड्यूस करता है। मतलब जो उसके रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के, वो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि आपको पता है अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और हर एटम का क्या सीन होगा, बीच में न्यूक्लियस और चारों ओर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो दीज इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज दिस डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन एज वेल। बट वो क्या करते हैं, डायामैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होते हैं, और डाया में अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरा में टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। बट फेरोमैग्नेटिज्म में ऐसा सीन होता है, अगर हम जूम करके देखें तो एक सिंगल कॉर्नर में बहुत सारे एटम एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, दूसरे कॉर्नर पे दूसरी डायरेक्शन, तीसरे कॉर्नर पे तीसरी डायरेक्शन। तो रियलिटी में ये अलाइन तो होते हैं, बट एक डोमेन में, और इस साइज को हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन मतलब एक रीजन मान लो, इसमें एटम होते हैं लगभग 10 to the power 11, 1 mm स्पेस में एटम होते हैं 10 to the power 11 एटम्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर अगर ये एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं। तो इनकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इतने की ऐसे, इतने की इस तरीके से, इतनी डायरेक्शन की ऐसे, इतने की ऐसे, इतने की ऐसे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? 0, या नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। बट जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये सारे क्या करते हैं, खुद को मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, खुद को एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? डेवलप होती है। स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी अलाइन थे, जस्ट हमें क्या करना था, उनके फेज एक डायरेक्शन में मूव करनी थी, तो स्ट्रांगली अलाइन होते हैं। तो इसलिए फेरोमैग्नेटिज्म बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि आसानी से स्ट्रांगली डेवलप करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इनकी डायरेक्शन सेम है, बस इन्हें अलाइन करने की ज़रूरत है, राइट। ऐसा नहीं कि एक एक मॉलिक्यूल्स को अलाइन करो, नहीं, सारे मॉलिक्यूल एक साथ अलाइन हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म। और इसके बाद एक 2 पार्ट और रहता है इस चैप्टर में, हिस्टेरिसिस फर्स्ट पार्ट, सेकेंड अर्थ मैग्नेटिज्म, थर्ड सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ये 4 टॉपिक्स रहते हैं जो रियलिटी में सिलेबस से हटा दिए गए। एज अ लेटेस्ट सिलेबस ऑफ CBSE इट इज़ नॉट इन द सिलेबस, बट हम थोड़ी सी चर्चा इसकी करेंगे और ब्रीफ में हम IIT JEE और नीट के टाइम पे इसकी चर्चा करने वाले हैं। बट नेक्स्ट क्लास में इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म का वो जो एंगल ऑफ डिप वाला पार्ट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो हमें काम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, राइट। तो थोड़ी सी चर्चा इसकी बनती है। बाकी एज पर द सिलेबस, योर सिलेबस एज पर द लेटेस्ट सिलेबस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, राइट। और इसमें कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे काई की वैल्यू -0.085 है, तो बताओ ये कौन सा मटेरियल है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ स्मॉल नंबर, स्मॉल एंड पॉजिटिव नंबर, स्मॉल एंड नेगेटिव नंबर, इट मीन्स इट इज़ विच मटेरियल, डायामैग्नेटिज्म। इफ काई इज इक्वल टू 0.959, विच टाइप ऑफ मटेरियल इट इज़, तो इट इज़ स्मॉल एंड पॉजिटिव, लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, इट मीन्स ये कौन सा है, पैरामैग्नेटिज्म। इफ म्यू आर इज इक्वल टू 2000, विच टाइप ऑफ मटेरियल इट इज़, तो वेरी ग्रेटर देन 1, इट मीन्स इट इज़ विच मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी डायग्राम बना देता है ऐसे वाले कि भाई बताओ ये वाला मटेरियल कौन सा है और ये वाला मटेरियल कौन सा है। तो दिस इज डाया एंड दिस इज पैरामैग्नेटिज्म, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में इसके हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप चैप्टर 5 आपको क्लियर है और चैप्टर 6 और 7 बहुत जल्द हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आप सबके एग्ज़ाम पास में है। सो विल डिस्कस in upcoming lectures. Thank you. If any doubt, you can ask me.